गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल बेटा ऑनलाइन क्लास में चैप्टर 12 को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें ये था कि वाटर इन एटमॉस्फियर्स की वाटर में जो एटमॉस्फियर्स है वो अवेलेबल है। तो कल उसमें मैंने बताया था कि वाटर में जो एटमॉस्फियर्स है उसके सोर्सेज बताए थे कि किन किन सोर्सेज से वाटर में एटमॉस्फियर्स को चला जाता है। तो मैक्सिमम जो वाटर वेपर्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में 0 to 4% हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 0 से 4% है वो हो सकते हैं। इससे ज़्यादा वाटर वेपर है वो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल नहीं हो सकते। वैसे कितने ही ड्राई से ड्राई एयर हो उसमें 2% तो वाटर वेपर से वो अवेलेबल रहता ही है। तो कल की ऑनलाइन क्लास में हमने डिस्कस किया था कि उसमें वायुमंडल में जो वाटर वेपर्स अवेलेबल है उन्हीं को वायुमंडल की आर्द्रता है वो कहा जाता है। तो हम आज उसको फर्दर आगे डिस्कस करते हैं, आगे के टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे उसमें आता है कि निरपेक्ष आर्द्रता, तीन वे हैं जो वायुमंडल में आपके वाटर वेपर्स अवेलेबल है, उनको तीन तरीकों से उनको एक्सप्रेस करने की तीन विधियां हैं। जैसे निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता और बेटा विशिष्ट आर्द्रता। तो निरपेक्ष आर्द्रता का कल मैंने आपको बताया था कि वायु के प्रति इकाई आयतन में उपलब्ध जलवाष्प के भार को, ठीक है, कि वायु के प्रति इकाई आयतन में उपलब्ध जलवाष्प के वास्तविक भार को वायुमंडल की निरपेक्ष आर्द्रता है वो कहा जाता है। और जैसे इसमें बताया गया था कि यह आर्द्रता को व्यक्त करने की एक भरोसेमंद या रिलायबल जो टेक्निक है वो नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर घटने और बढ़ने पर, टेम्परेचर के और एयर प्रेशर के घटने और बढ़ने पर वायुमंडल में क्या होता है कि वाटर वेपर्स की जो क्वांटिटी होती है वो भी कम और ज्यादा हो जाती है। इस प्रकार जो आपकी निरपेक्ष आर्द्रता है वो एक रिलायबल विधि है वो नहीं है। वाटर वेपर्स को व्यक्त करने की यह एक रिलायबल विधि है वो नहीं है। नेक्स्ट जो आता है सेकंड, इसमें सेकंड आता है आपकी विशिष्ट आर्द्रता यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो क्या होती है, इसको देखिए कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को, कि वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। कि वायु का जो प्रति इकाई भार होता है उसमें जलवाष्प का जो वेग होता है, भार मींस वेट, की वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहा जाता है, उसको विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम में, और इसको ग्राम प्रति किलोग्राम में व्यक्त है या प्रेजेंस है वो किया जाता है कि ग्राम प्रति किलोग्राम में इसको व्यक्त किया जाता है। आर्द्रता को व्यक्त करने की यह कुछ बेहतर विधि है, मतलब आर्द्रता को प्रेजेंस करने की निरपेक्ष आर्द्रता के कंपैरिजन में जो विशिष्ट आर्द्रता है यह इसकी कुछ एक बेहतर विधि है, यानी उससे अच्छी विधि है जिसको हम व्यक्त है वो कर सकते हैं। क्योंकि इस पर तापमान और वायुदाब के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है कि तापमान और वायुदाब में जो चेंजमेंट आता है, जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन का इस विशिष्ट आर्द्रता के ऊपर कोई स्पेसिफिक इंपैक्ट है, प्रभाव है वो नहीं पड़ता। क्योंकि जिस निरपेक्ष आर्द्रता में तो क्या होता है कि तापमान और वायुदाब के कम और ज्यादा होने पर क्या होता है कि उससे आर्द्रता के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता कि तापमान में एक के कम और ज्यादा होने से इसके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ता हो, इसके ऊपर इस प्रकार का कोई प्रभाव है वो नहीं पड़ता, ठीक है। विशिष्ट आर्द्रता का प्रयोग किसी विशाल वायु राशि के, अब जो विशिष्ट जो आर्द्रता है, विशिष्ट आर्द्रता का प्रयोग एक विशाल मतलब बड़ी वायु राशि, यानी वायु की एक बड़ी जो राशि होती है, ठीक है, बड़ी वायु राशि को के आर्द्रता संबंधी लक्षणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अब जो विशिष्ट आर्द्रता होती है, इस विशिष्ट आर्द्रता का इस्तेमाल वायु की एक विशाल राशि की जो आर्द्रता संबंधी लक्षण होते हैं कि उसमें आर्द्रता संबंधी क्या लक्षण है, उन लक्षणों को व्यक्त करने के लिए इस टाइप का विशिष्ट आर्द्रता का इस्तेमाल किया जाता है। इस टाइप की जो वे है इसको यूज किया जाता है वायु विशाल वायु राशि के जो आर्द्रता संबंधी लक्षण होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए, या उनको बताने के लिए विशिष्ट आर्द्रता का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसको देखो सर्दियों में आर्कटिक प्रदेशों में अत्यधिक, अब सर्दियों में बात हो रही है आर्कटिक प्रदेश, सपोज करो ऐसे अर्थ दैट इज 0 डिग्री इक्वेटर
इक्वेटर, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। जो आर्कटिक रीजन है ये वाला आर्कटिक रीजन है। हम ये कह रहे हैं कि आर्कटिक प्रदेशों में, अब बात हो रही है आर्कटिक रीजन्स में, सर्दियों में आर्कटिक प्रदेशों में अत्यधिक ठंडी व शुष्क वायु की विशिष्ट आर्द्रता। अब अत्यधिक ठंडी, हम कह रहे हैं कि अत्यधिक ठंडी और शुष्क वायु की विशिष्ट आर्द्रता 0.2%, ठीक है। विशिष्ट आर्द्रता 0.2 ग्राम प्रति किलोग्राम होती है, क्योंकि आपको पता है कि हाई लैटिट्यूड एरिया है, इंक्लिनेशन ऑफ सनराइज, यहाँ पर सूर्य की किरणों का तिरछापन रहता है। सूर्य की किरणों का तिरछापन रहने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर है वो काफी कम होता है, ठीक है। सूर्य की किरणों का तिरछापन होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर है वो काफी कम रहता है, तो यहाँ पर जो ठंड है वो काफी ज्यादा है वो होती है, कि यहाँ पर सर्दी है वो ज्यादा होती है। तो यही कहा है कि 0.2 ग्राम प्रति किलोग्राम, ठीक है, होती है। फिर इन्होंने कहा कि भूमध्य रेखीय खंड में, अब भूमध्य रेखा नियर द इक्वेटर रीजन्स, इस रीजन्स में कि भूमध्य रेखीय खंड में, अब भूमध्य रेखा के ऊपर क्या होता है कि टेम्परेचर अप होता है, टेम्परेचर अप होता है बिकॉज़ द सनराइज स्ट्रेट फॉल इन दिस रीजन्स, कि इस रीजन्स में सूर्य की किरणें है वो क्या होती है, हमेशा सीधी पड़ती है। सीधी पड़ने के कारण यहाँ पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात है बराबर बराबर होते हैं, दिन और रात यहाँ पर बराबर होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ये ह्यूमिड जोन है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी है वो भी ज्यादा रहती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भूमध्य रेखीय खंड में अत्यधिक उष्ण एवं आर्द्र वायु की विशिष्ट आर्द्रता 18 ग्राम प्रति किलोग्राम, और इस रीजन में कितनी होती है, 18 ग्राम प्रति किलोग्राम, 18 ग्राम प्रति किलोग्राम। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक हॉट रीजन होता है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, वायु ड्राई होती है, ड्राई एयर में क्या होता है वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है। यही रीजन है कि इस वजह से इस रीजन्स में आपकी जो आर्द्रता है, वाटर वेपर्स हैं, वो इस रीजन्स में आपके ज्यादा होते हैं, कि यहाँ पर वायु की जो आर्द्रता होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो दो एग्जांपल दिए गए, एक तो बेटा ऊपर हाई लैटिट्यूड रीजन्स का एग्जांपल दिया गया, यानी यहाँ पर क्या होता है कि हाई लैटिट्यूड रीजन्स में टेम्परेचर ठंडा होता है, एयर भी ठंडी होती है, ठंडी एयर होने की वजह से यहाँ पर आर्द्रता ग्रहण करने की जो कैपेसिटी है वो उसकी कम होती है। दूसरी बात इन्होंने इक्वेटोरियल रीजन्स का एग्जांपल दिया। इक्वेटोरियल रीजन्स में क्या होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा क्यों होता है वो मैंने आपको बताया कि सूर्य की किरणें इस जोन में हमेशा सीधी पड़ती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो टेम्परेचर अप होगा, टेम्परेचर अप होगा तो यहाँ की जो एयर है वो कैसी होगी, ड्राई एयर होगी, और ड्राई एयर में वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है। इसी वजह से इस रीजन्स में 18 ग्राम प्रति किलोग्राम जो आपकी आर्द्रता है वो पाई जाती है। फिर थर्ड वन आता है आपकी सापेक्ष आर्द्रता। अब सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, सापेक्ष आर्द्रता देखिए, किसी दिए गए तापमान पर किसी भी दिए गए टेम्परेचर के ऊपर, मान लो टेम्परेचर दे दिया आपका 25 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर दे दिया कि किसी भी दिए गए तापमान पर, कोई भी तापमान टेम्परेचर आपको दे दिया गया, वायु के किसी निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा उसी तापमान पर, अब कह रहे हैं कि वायु के किसी निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, अब टेम्परेचर दे दिया आपको 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि वायु के किसी निश्चित आयतन में उपस्थित, कि वायु के किसी निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, वाटर वेपर्स की मात्रा, तथा उसी तापमान पर वायु के उसी अनुपात में जलवाष्प शोषण करने की अधिकतम क्षमता। अब कह रहे हैं कि इसी टेम्परेचर पर, अब देखो उन्होंने क्या कहा, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने दे दिया कि किसी निश्चित दिए गए तापमान पर वायु के प्रति इकाई आयतन में वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब करने की क्षमता, और उसी टेम्परेचर पर यानी सेम वही 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वायु के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प के शोषण करने की क्षमता, ठीक है, कि उसी तापमान पर वायु के उसी आयतन में जलवाष्प शोषण करने की अधिकतम क्षमता के अनुपात को, कि अधिकतम कितना शोषण कर सकते हैं, अधिकतम क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे शुष्क व आर्द्र बल थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। इसको शुष्क और आर्द्र बल जो थर्मामीटर होता है उसके द्वारा मापा जाता है, और प्रतिशत में यानी इसको परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है, और प्रतिशत में इसको व्यक्त हम कर सकते हैं।
ठीक है। सापेक्ष आर्द्रता किसी इसका सापेक्ष आर्द्रता का एक एग्जांपल दिया गया है, उस एग्जांपल को देखिए आप। इसका एग्जांपल क्या दिया गया है सापेक्ष आर्द्रता का, कि कैसे इसको हम एक फॉर्मूले के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया सापेक्ष, पहले तो इसका फॉर्मूला देखिए। सापेक्ष आर्द्रता इक्वल टू, ठीक है, किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। अब कह रहे हैं कि किसी ताप पर वायु में उपस्थित, ठीक है, जलवाष्प की मात्रा अपॉन उसी ताप पर उसी वायु में, कह रहे हैं कि उसी ताप पर उसी वायु में जलवाष्प शोषण करने की क्षमता, ठीक है, इनटू 100। बेटा अगर प्रतिशत में इसको व्यक्त करते हैं तो इनटू में 100 जरूर आएगा। कि ये सापेक्ष आर्द्रता को फाइंड आउट करने का या मेजर करने का एक एग्जांपल दिया गया है कि किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, अब ताप मतलब टेम्परेचर, कि किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा इनटू अपॉन में उसी ताप पर उसी वायु में जलवाष्प शोषण करने की क्षमता। की टेम्परेचर वही है लेकिन वायु कितने जलवाष्प का शोषण कर सकती है इनटू 100। जब हम ऐसा करेंगे तो हम सापेक्ष आर्द्रता है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी प्लेस के, भाई इसका टेम्परेचर इतना है और इसमें इतने वाटर वेपर्स अवेलेबल हैं या इतनी आर्द्रता अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको देखिए एक एग्जांपल के थ्रू कि मान लो वायु में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, अभी कह रहे हैं कि 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 10 ग्राम, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 10 ग्राम जलवाष्प, 10 ग्राम जलवाष्प प्रति घन मीटर, ठीक है, 10 ग्राम जलवाष्प प्रति घन मीटर है, किंतु वह वायु उसी ताप पर 20 ग्राम जलवाष्प प्रति घन मीटर धारण कर सकती है। अब उसमें अवेलेबल है 10 लेकिन उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी कैपेसिटी है 20। क्यों, 10 तो उसमें प्रेजेंट है लेकिन वो 20 और धारण है, एब्जॉर्ब है, वो कर सकती है। अब देखो कह रहे हैं कि मान लो 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, कि 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और ग्राम तापमान पर 10 ग्राम जलवाष्प प्रति घन मीटर है और 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 10 ग्राम जलवाष्प प्रति घन मीटर है, किंतु वह वायु उसी तापमान पर, अब कह रहे हैं किंतु वह वायु उसी तापमान पर 20 ग्राम जलवाष्प प्रति घन मीटर धारण कर सकती है। 20 ग्राम जलवाष्प प्रति घन मीटर और एब्जॉर्ब कर सकती है। इट मींस कि वो 10% और ज्यादा एब्जॉर्ब से वो वायु है वो कर सकते हैं। उसका टेंपरेचर कितना है, वही 15 डिग्री सेल्सियस, कि उसका टेंपरेचर सेम है कि 15 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम जलवाष्प वेपर उसमें है और वह 20 डिग्री और धारण है वो कर सकती है। तो उसकी सापेक्ष आर्द्रता क्या होगी। अब उसकी सापेक्ष आर्द्रता किसी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बेटा कितनी हुई 10, उसी ताप पर उसी वायु में जलवाष्प शोषण करने की क्षमता कितनी है 20 into 100 कर दो, कितनी हो जाएगी 50, ठीक है। तो इसको क्योंकि मैंने 25 जा 100 ये काट दे 21 जा 20 25 जा, इसको 10 5 से मल्टीप्लाई करके 10 को क्या आ गया 50 प्रतिशत। तो ये 50% आपको समझ में आया कि सापेक्ष आर्द्रता को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब सापेक्ष आर्द्रता के घटने और बढ़ने के कारण, कि किन कारणों से सापेक्ष आर्द्रता है वो घटती और बढ़ती है, ठीक है। ये टॉपिक हम कल की ऑनलाइन क्लास में इसको डिस्कस करेंगे।